नमस्कार। सभी को थोड़ी इंतज़ार करना पड़ा, कुछ टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम थी। एक्चुअली इससे बहुत ज़्यादा मैं फ्री नहीं हूँ, तो कई बार इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। अभी जो परिस्थिति है लॉकडाउन की, उस परिस्थिति में हम कह सकते हैं कि ये 21st सेंचुरी की जो टेक्नोलॉजी है उससे हम रूबरू हो रहे हैं, और इस की कुछ एडवांटेजेस भी हम ले सकते हैं एज एन आर्टिस्ट। दुनिया भर की जो टेंशन्स हैं, परेशानियां लोगों को हुई हैं, उसके बाद भी सब लोग बाहर से अंदर आ गए हैं, और अंदर से अब हमको अंदर आके और क्रिएटिविटी को फिर से लाइव करना है। तो ये जो स्थितियां हैं, उस स्थितियों को कैसे हम पॉजिटिव उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो मैं आप सभी का इस इवेंट के लिए स्वागत करता हूं, और ताराचंद जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये अवसर दिया कि हम आपस में बातचीत कर पा रहे हैं। मुझे हमेशा लोगों से बातचीत करना अच्छा लगता है, क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमको भी सीखने को मिलती हैं, स्टिमुलेशन मिलता है। तो मैं जो बात आज ये चर्चा शुरू करने से पहले प्रोफेसर देवकीनंदन शर्मा को सादर करता हूं, क्योंकि वो मेरे आइडियल रहे हैं। उन्होंने जो है महिला शिक्षा के लिए बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। तो हम जो अभी बातचीत करेंगे, तो आधुनिक शिक्षा और कला शिक्षा के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो मैं बात शिक्षा से ही करूंगा, और फिर हम आधुनिक दोनों चीजें चलेंगी। आप इमेजिन कर 37 के अंदर हमारे जो फादर हैं प्रोफेसर देवकीनंदन शर्मा, वो बनस्थली में 1907 जंगल था, कच्चे मकानों में वहां रहना। उस समय उन्होंने 18 साल की उस समय उनकी उम्र थी। उन्होंने उस समय एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, आर्ट एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, तो आर्ट एजुकेशन में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज था कि आर्ट और क्राफ्ट इन दोनों का और क्रिएटिविटी उसमें पे फोकस करना चाहिए एजुकेशन के अंदर। तो वहां पर जो जनरल बच्चे वहाँ महिला यूनिवर्सिटी है पीठ में, तो उसके अंदर उन्होंने जो शुरू प्राथमिक स्कूल से इमेजिन करिए कि प्राइमरी स्कूल के उन्होंने 2 बड़े बड़े स्टूडियोज जो कि 40x60 के बनाए, और कच्चे मकानों में ही, कच्ची ईंटों से ही, गोबर वगैरह से लीप कर ही उन्होंने 12 से 15 फीट की हाइट की स्टूडियोज बनाया, और उसमें वो शुरुआत की। तो उस समय उन्होंने ये इमेजिन किया, ग्लास की विंडोज थी, तो बच्चों के लिए इस तरह का इन्वायरमेंट होने चाहिए काम के लिए, ये सब उन्होंने सोचा। और ये जो हमारी जनरल सेंसिटिविटी है, हमारा परसेप्शन है, हमारा ऑब्जर्वेशन है, हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, हमारे जो डिफरेंट सेंसेस हैं, वो कैसे सेंसिटिव हो सकते हैं, तो उसमें जो है आर्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो उस सब पे उन्होंने ध्यान दिया, और जो अपने इंडियन क्राफ्ट्स हैं, पेपर मशी है, लेदर वर्क है, टाई एंड डाई है, क्ले मॉडलिंग है, स्टोन क्राफ्ट है, वुड क्राफ्ट है, ये सारे क्राफ्ट्स को उसमें एजुकेशन में, स्कूल एजुकेशन में शुरुआत की, और हर एक को पेंटिंग और म्यूजिक सीखना जरूरी था। तो एजुकेशन के अंदर ये सोचना कि हर एक बच्चे के अंदर जो एक क्रिएटिविटी है, एक क्रिएटिव पोटेंशियल है, उसको ग्रो करना। देखिए, एक चीज जो हमको समझनी है सबसे पहले, वो क्या है कि हर एक व्यक्ति के अंदर एक स्पेशल पोटेंशियलिटी है, वो स्पेशल है। हम आपस में एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। हर एक को परिवार अलग होता है, उसकी एजुकेशन अलग होती है, समाज उसको अलग मिलता है, एनवायरनमेंट अलग मिलता है, और ज्योग्राफिकल कंडीशंस है वो सब भी अलग अलग होती हैं। और इन सब के साथ साथ जो इंडिविजुअल व्यक्ति है, उसमें भी उन सब चीज़ों का असर होने के बाद,
तो ये जो विशिष्टता है, उस विशिष्टता को एजुकेशन के द्वारा डेवलप करना, ये एक सबसे बड़ी आवश्यकता है। देखिए, एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, एजुकेशन केवल स्कूल में जाके जो हम शिक्षा प्राप्त करते हैं वही एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन हमारी शुरू हो जाती है परिवार से। तो परिवार से हम बहुत कुछ सीखते हैं। फिर जो परिवेश है, इन्वायरमेंट है, नेचर है, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, आकाश देखते हैं, हम खेत देखते हैं, हम नदियां देखते हैं, तालाब देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, मिट्टी के टीले देखते हैं। ये सारी चीजें जो हैं वो भी एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। आप इमेजिन करिए कि आपने एक बीज डाला, वो बीज अंकुरित होता है, पल्लवित होता है, पुष्पित होता है और उसके बाद उसमें फल लगते हैं। उसी तरह ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उन पर भी इन्वायरमेंट और जो फैमिली बैकग्राउंड है, जिस समाज में वो रहते हैं, जिस जगह शहर या गांव में रहते हैं, उसका इन्वायरमेंट, फिर देश की जो संस्कृति है उसका जो एक इन्वायरमेंट है वो, और विश्व परिप्रेक्ष्य का हम देखें तो इन सब से हमको एजुकेशन मिलती है। इन सब का प्रभाव हमारे जीवन में होता है। तो जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, आर्ट एजुकेशन की बात करते हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि जो क्रिएटिव पोटेंशियल है हर एक व्यक्ति के अंदर, उस क्रिएटिव पोटेंशियल को हम ग्रो करें। जब हम साथ भी जो इंडिविजुअल की जो पोटेंशियलिटी है, उस इंडिविजुअल की पोटेंशियलिटी ग्रो होनी चाहिए। इसीलिए एजुकेशन में कहा जाता है कि भाई शिक्षा की बात की जाती है तभी कहा जाता है रियलाइजेशन नहीं कर सकते। हर व्यक्ति विशेष के, मतलब हर एक बच्चे के हिसाब से हमको एजुकेशन की चीज़ें प्लान करनी पड़ेंगी। आर्ट एजुकेशन की क्यों ज़रूरत है? आर्ट एजुकेशन की इसलिए ज़रूरत है कि इससे हमारी सेंसिटिविटी डेवलप होती है, हमारा परसेप्शन, हमारा ऑब्जर्वेशन, हमारे एक्सपीरियंसेस, ये सब रिच होते हैं। और जब ये सब रिच होंगे तो हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, हम साइंस के अंदर चल जाएं, हम टेक्नोलॉजी में चले जाएं, हम लैंग्वेज लिंग्विस्टिक उसके अंदर चले जाएं, हम सोशल साइंसेज में चले जाएं, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, उसके अंदर जो क्रिएटिव पोटेंशियल है वो हमेशा अपना इंपॉर्टेंट रोल करेगा। तो इसलिए आर्ट एजुकेशन तो सबके लिए जरूरी है। तो वहाँ पर जो शुरुआत हुई एजुकेशन की, उसके अंदर उन्होंने आर्ट और क्राफ्ट दोनों की एजुकेशन रखी। जिससे कि क्राफ्ट क्यों? कि भाई क्राफ्ट जो है वो आपकी एक पर्टिकुलर चीज की स्किल डेवलप करता है, मटेरियल जो है उसके बारे में हमको नॉलेज देता है, और डिफरेंट मटेरियल्स हैं उनको कैसे हम अपनी यूटिलिटी के लिए, अपनी डेकोरेटिव जो क्वालिटीज हैं उसके लिए, या हम कहें कि हमारे एस्थेटिक ग्रोथ के लिए, एस्थेटिक डेवलपमेंट के लिए, तो ये सारी चीजें जो आवश्यक है, तो ये शुरुआत उस समय हुई। तो प्राइमरी एजुकेशन पर स्ट्रेस करना चाहिए कि प्राइमरी एजुकेशन में म्यूजिक, पेंटिंग, डांस वगैरह ये जो सब्जेक्ट हैं जो कि हमारी क्रिएटिविटी को, हमारी सेंसिटिविटी को डेवलप करते हैं, तो वो बहुत आवश्यक है। तो इस तरह से प्राइमरी एजुकेशन में जब हम शुरू करेंगे तो उसमें हमको ये देखना है, एप्पल बनाना सिखा दिया, किताबें हैं ऐसी जिसके अंदर के एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, ट्रीज बने हुए हैं, तो बच्चे उसमें रंग भरे हैं। तो ऐसा नहीं, बच्चा जो ऑब्जर्व करता है, जो बच्चा एक्सपीरियंस करता है, उस एक्सपीरियंस को वो अपनी पेंटिंग के अंदर कैसे ट्रांसफॉर्म करता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो उन सब पर हमको फोकस करना चाहिए कि वो फ्रीली कर सके, और उसके अंदर हम क्या उसको मटेरियल दें। जैसे क्ले है, क्ले हम उसको अंदर दे सकते हैं। तो क्ले की एडवांटेज क्या कि आप जब क्ले को हाथ में लेंगे तो क्या होगा कि आपका हाथ तुरंत मूवमेंट करने लगेगा, आप जो है कुछ ना कुछ क्रिएट करेंगे, आपकी एक कहना चाहिए कि स्टिमुलेशन होगा। आप अगर नदी के किनारे बैठे हैं तो मिट्टी में आप लगे ऐसे कुछ स्क्रैच करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं क्ले की एक एडवांटेज है। इसी तरह से कलर्स हैं, पेंसिल्स हैं, डिफरेंट टाइप के कलर के, मान लीजिए कलर पेंसिल्स हैं, स्केचिंग पेन्स हैं, मार्कर्स हैं, तो ये पेस्टल कलर्स हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिनको कि बच्चा इजीली हैंडल कर सकता है। तो इनको हम उसको दें और वो फ्रीली काम कर सके, क्ले में कर सके, उसमें कर सके, और जो वो ऑब्जर्व कर रहा है, जो भी कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है, वो उसको ट्रांसफॉर्म करे अपने ढंग से। हम उसको केवल एनकरेज करेंगे, तो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस देंगे। जैसे कि हम जू में ले जाते हैं, आर्ट गैलरीज में ले जा सकते हैं। अगर वो शहर में रहता है तो गाँव में ले जाएं उसको, नदी नाले
अलग अलग इस तरह के ज्योग्राफिकल कंडीशन से उनका हम एक्सपोजर दें, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसको की सेंसिटिविटी डेवलप करेंगी और ग्रो करने में मदद करेंगी। नेचर जो है वो सबसे बड़ा स्टिमुलेटिंग फोर्स है, या कहना चाहिए एक ड्राइविंग फोर्स है, जो कि हमको एक्साइट कर सकता है, हमको स्टिमुलेट कर सकता है, हमको कुछ करने के लिए एक्साइट कर सकता है। तो नेचर से हमेशा हमारा संपर्क रहना चाहिए, नेचर से हमें हमेशा सेंसिटिविटी रखनी चाहिए। तो नेचर जो है वो इस तरह की यूनिट है जो कि हमारे अंदर जो क्रिएटिविटी है, हमारी जो सृजनात्मकता है, या जो हमारी पोटेंशियलिटीज़ है, हमारे जो क्वालिटीज़ है, वो सब ग्रो करने में नेचर मदद करती है। तो ये स्कूल एजुकेशन की बात मैंने की। फिर स्कूल एजुकेशन के अंदर जब हम मिडिल सेक्शन में जाते हैं, हाई सेकेंडरी सेक्शन में जाते हैं, तो मिडिल सेक्शन में हम क्या है कि उसको बेसिक टेक्निकल नॉलेज दें, डिफरेंट मटेरियल वगैरह की, और शॉर्ट में हिस्ट्री की भी जानकारी दें। जब हाई सेकेंडरी के अंदर हम जाते हैं, तो हाई सेकेंडरी के अंदर जो एजुकेशन होगी उसके अंदर हम दो चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो स्टडी, तो जैसे स्टिल लाइफ हो सकती है, स्केचिंग हो सकता है, ह्यूमन फिगर वगैरह की जानकारी हो सकती है, तो ये बेसिक जानकारी हम दे सकते हैं। शॉर्ट में हिस्ट्री के बारे में जानकारी दे सकते हैं, और इसके साथ साथ क्रिएटिविटी उसकी जो है, जो उसने ऑब्जर्व किया है, जो भी उसने एक्सपीरियंस किया, उन एक्सपीरियंस को वो चित्रों में अभिव्यक्त करे, इस तरह की सारी स्थितियां बनती हैं। तो ये जो एजुकेशन है, ये हाई सेकेंडरी तक एजुकेशन की मैंने बात की, लेकिन इसके साथ पैरेलल हमको हर एक को उसको कुछ ना कोई क्राफ्ट भी सिखाना चाहिए। तो क्राफ्ट की क्या एडवांटेज है कि मान लीजिए वो क्ले में काम करता है, तो क्ले के बारे में उसको जानकारी होगी, बना सकता है, कैसे यूटिलिटीज के हिसाब से हम चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। और एक ये हमेशा ध्यान में रखने की बात है कि जो आवश्यकता है वो आविष्कार की जननी है। तो हमारी जो सारी जो क्रिएटिविटी की शुरुआत हुई वो कैसे हुई कि हमको ज़रूरत थी कुछ बर्तनों की, बर्तन बनाने की ज़रूरत हुई, तो हमने जो पॉटरी का काम है ये शुरू किया। हमको हथियार की ज़रूरत हुई तो हम हथियार बनाने शुरू किए। तो ये यूटिलिटी से रिलेटेड चीज़ है, लेकिन उसको हम डेकोरेट करते हैं, उसका फॉर्म इस तरह का दिखाते हैं जो कि इंटरेस्टिंग होता है। ये हमारी एस्थेटिक नीड हुई। तो यूटिलिटी और एस्थेटिक नीड ये दोनों क्राफ्ट के द्वारा पूरी होती है। दूसरी बात, जैसे महात्मा गांधी ने भी कहा था कि हर एक विलेज इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जैसा कि पहले हमारा ट्रेडिशनली था। हर एक गांव के अंदर एक जो है टेराकोटा करने वाला, मतलब कुम्हार होता था, एक क्राफ्ट्समैन जो कि वुड क्राफ्ट्समैन होता था, एक मेटल क्राफ्टमैन होता था, एक जुलाहा होता था। तो इस तरह अलग अलग जो क्राफ्ट हैं, उन क्राफ्ट को करने वाला व्यक्ति उस गांव के अंदर होता था। तो वो सारी जरूरत हमारे गांव की पूरी करता था, और इस तरह से जो है गांव इंडिपेंडेंट थे। अभी जो शहर की तरफ भागने की जो एक वृत्ति डेवलप हो रही है, तो उस एजुकेशन में कि हम फोकस किस पर करें, हम इस पे फोकस करें कि शहर की तरफ नहीं भागे, गांव जो है वो इंडिपेंडेंट बने, गांव का डेवलपमेंट हो, गांव में ग्रोथ हो, गांव में सारी फैसिलिटी हम दें। तो इसमें आर्टिस्ट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। अभी देखिए, हम जब बात करते हैं मॉडर्न एजुकेशन की, तो हाई सेकेंडरी के बाद से ही शुरुआत हो जाती है। हाई सेकेंडरी में हम उसको डिज़ाइन की बात करते हैं, हम उसको पेंटिंग के जो बेसिक कंपोजिशंस हैं, फंडामेंटल्स वगैरह की जानकारी देते हैं, थोड़ी आर्ट हिस्ट्री की भी जानकारी देते हैं। और मेन फोकस जो होता है ये होता है कि वो उसकी जो क्रिएटिविटी है, उसकी जो सृजनात्मकता है, वो विकसित हो, वो डेवलप हो, वो स्टिमुलेट हो, वो ग्रो हो, और वो अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन कर सके। मतलब हमको एक सांचे में चीज़ें तैयार नहीं करनी है, बल्कि हर एक व्यक्ति इंडिविजुअली डिफरेंट होता है, और वो उसकी जो पोटेंशियलिटी है वो इंडिविजुअलिटी उसके अंदर आनी चाहिए। तो इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपने आप को पहचानें कि मेरी क्या आवश्यकता है, मेरी क्या कैपेसिटी है, मैं किस में सबसे अच्छा कर सकता हूँ। तो मुझे आर्टिस्ट बनना है, साइंटिस्ट बनना है मुझे, या लिंग्विस्ट बनना है, मुझे सोशल साइंटिस्ट बनना है, तो मुझे क्या करना है। वो सारी चीज़ें पेरेंट्स डिसाइड नहीं करें, बल्कि पेरेंट्स उसको गाइड करें, और बच्चा खुद डिसाइड करे कि मैं एजुकेशन में मुझे किस उस फील्ड में जाना है। तो ये सारी चीज़ देखिए, मैं आपके कुछ प्रश्न भी बीच बीच में होंगे, लेकिन मैं प्रश्नों का जवाब बाद में दूंगा। तो हम बात कर रहे थे कि स्कूल एजुकेशन की, जिसमें हम क्राफ्ट को भी, अगर कोई हाई सेकेंडरी के बाद ही सोचे कि नहीं मैं आगे नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो वो किसी पर्टिकुलर क्राफ्ट को लेकर और बहुत कुछ कर सकता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि बनस्थली में जो क्राफ्ट की जो ट्रेनिंग थी वो सबके लिए कंपलसरी थी, और
53 के अंदर उन्होंने फ्रेस्को ट्रेनिंग भी शुरुआत की फादर ने, 53 के अंदर 1950, और उसके साथ साथ क्राफ्ट की ट्रेनिंग भी वो देते थे, और साथ साथ में टीचर्स ट्रेनिंग का भी एक प्रोग्राम होता था। ये सारा 2 महीने का प्रोग्राम होता था। तो एक बिहार की एक आर्टिस्ट आई और उन्होंने फ्रेस्को सीखने के साथ साथ टेराकोटा वगैरह जो चीज़ें ये तो सीखी, लेकिन उन्होंने लेदर वर्क भी सीखा। तो लेदर वर्क सीख के फिर क्या, वो यहाँ से जाने के बाद फिर वो अमेरिका चले गई, और वहाँ पे उनको ये हुआ कि भाई मैं यहाँ क्या करूँ। तो वहाँ ऑलरेडी जो आर्ट एजुकेशन में बहुत सारी चीज़ें थी जो कि जिसमें कि वो ये सोच रही थी कि इसमें तो मैं उतना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाऊंगी, तो उन्होंने क्यों ना मैं लेदर वर्क करूँ। तो उन्होंने लेदर वर्क शुरू किया, और लेदर वर्क को वहाँ एक यूनिवर्सिटी में जाके इंट्रोड्यूस किया, और पूरे लाइफ टाइम उस एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल लेदर वर्क के क्राफ्ट से उन्होंने वहाँ पर डिपार्टमेंट डेवलप कर लिया और उसको आगे बहुत डेवलप किया। तो मेरा कहने का अर्थ ये कि जो क्राफ्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्राफ्ट की जो स्किल है, क्राफ्ट की जो टेक्निक्स हैं, उस टेक्निक को हम यूज कर सकते हैं अपनी क्रिएटिव एक्सप्रेशन के लिए भी, अभिव्यक्ति के लिए। तो मैं आर्ट एजुकेशन पे फिर से फोकस करूंगा, कॉलेज एजुकेशन की। तो कॉलेज एजुकेशन में अभी क्या है कि शुरुआत में हमारे यहाँ जे स्कूल ऑफ आर्ट था, कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट था, मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट था, जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट था, शिमला में भी स्कूल ऑफ आर्ट था, लाहौर में भी स्कूल ऑफ आर्ट था। ये सारे स्कूल ऑफ आर्ट जो थे उनकी पैटर्न क्या थी, इंग्लिश जो एकेडमिक स्टाइल से वो डेवलप हुए थे, और इंग्लिश एकेडमिक स्टाइल काम करने का, एजुकेशन का जो तरीका था, वो तरीका वेस्ट के अंदर भी आउटडेटेड हो गया था, और उसमें बहुत डेवलपमेंट हुए थे, ग्रोथ हुए थे। लेकिन हमारे यहाँ वही सारा सिस्टम था कि आपको जो पुराने एंटिक्स हैं उनको स्टडी करना है, अच्छा पोर्ट्रेट पेंटर बन जाए, अच्छा लैंडस्केप आर्टिस्ट कर दे और कॉमर्शियल वर्क कर सके। तो इस उसको लेकर, दृष्टि को लेकर ये सारे स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप हुए। लेकिन एक अच्छी चीज़ थी कि इन स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर, कई स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर आर्किटेक्चर और क्राफ्ट और फाइन आर्ट्स ये साथ में थे। जैसे स्कूल ऑफ आर्ट इसका अच्छा एग्जांपल है, यहाँ पर जयपुर में भी इसी तरह का था। तो वहाँ पर क्राफ्ट की जानकारी होने से आर्टिस्ट उन सारी चीज़ों का यूज कर सकता था। लेकिन शांति निकेतन ने लीड किया, और उन्होंने क्या किया कि जो टैगोर बहुत ही रिवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी से शुरुआत की। उन्होंने क्या किया कि भाई एजुकेशन का कोई स्ट्रक्चर नहीं हो, कोई कंपल्शन नहीं हो। उन्होंने आर्ट एजुकेशन में, मतलब जैसे पेंटिंग, म्यूजिक, इसी के साथ डांस, ड्रामा, ये सारी चीज़ें भी, तो वहाँ पर आप सब सीखते हैं। आप जो गुरु हैं उन लोगों के पास आप एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन वो एजुकेशन इनफॉर्मल है। बाद में हालांकि वहाँ भी उसको फॉर्मल कर दिया गया। तो उसी समय की बात मैं बताता हूँ कि वहाँ के महाराजा थे, एमएस यूनिवर्सिटी ने ये फील किया। वहाँ कला भवन करके तो एक था जहाँ की आर्किटेक्चर और दूसरी चीज़ें थी, लेकिन वो बहुत मतलब कहना चाहिए उसका स्ट्रक्चर बहुत प्रॉपरली नहीं था। तो वहाँ पर शुरुआत ये प्लान किया कि भाई यहाँ पर आर्ट एजुकेशन शुरू करें। तो आर्ट एजुकेशन कैसी हो, तो उन्होंने कनाडा में एक अपने इंडियन आर्टिस्ट थे, कॉमर्शियल आर्टिस्ट मार्कंड भट्ट करके, उनको इनवाइट किया और उनसे ये कहा कि हंसा मेहता उस समय वहाँ की वाइस चांसलर थी। उन्होंने कहा कि भाई आर्ट एजुकेशन, हम ऐसी आर्ट एजुकेशन शुरू करना चाहते हैं जिसमें कि ओरिएंटल और ऑक्सीडेंटल ये दोनों स्प्लिट हों। मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में क्या हो रहा है, इंडियन आर्ट में जो भी डेवलपमेंट में ग्रोथ हुआ है या जो हमारे ट्रेडिशंस हैं उन सब की भी जानकारी हो, और इसके अंदर प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी पर भी स्ट्रेस दिया जाए, और थ्योरी के साथ साथ लैंग्वेजेज भी सिखाई जाए। क्योंकि आर्टिस्ट जो है वो जो भी क्रिएटिविटी के द्वारा जो काम करता है उसका वो रीजनिंग भी कर सके, उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो, और वर्ल्ड आर्ट के अंदर जो भी डेवलपमेंट हुआ है, जो भी ग्रोथ हुई है, उसका पूरा एडवांटेज वो ले सके। तो इस हिसाब से वहाँ जो एजुकेशन का स्ट्रक्चर बनाया गया उसके अंदर दो चीज़ें बेसिक रखी गई। एक तो स्टडी पोर्शन जिसमें जैसे पोर्ट्रेट है, लाइफ स्टडी है, लैंडस्केप वगैरह हैं, डिफरेंट मान लीजिए जैसे स्टिल लाइफ भी है, पोर्ट्रेट भी है, लाइफ स्टडी भी है, ये सब चीज़ें हुई। और दूसरा चीज़ जिसमें कि क्रिएटिविटी,
जिसके अंदर कंपोजिशन, डिज़ाइन, ये सारी चीज़ पे भी फोकस किया जाए। तो मतलब स्टडी और क्रिएटिव पोर्शन पर दोनों में तो ग्रेजुएशन तक वो मैच्योर हो जाता है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में उसको स्पेशलाइजेशन की सुविधा दी जाए, जिसमें कि वो पेंटिंग में कर सकता है, प्रिंट मेकिंग में कर सकता है, स्कल्पचर में कर सकता है, तो जिस सब्जेक्ट में उसकी रुचि हो उसमें वो चले जाए। फर्स्ट ईयर में आपको मैं बताता हूँ कि हमारे कितने सब्जेक्ट थे। थ्योरी के 9 सब्जेक्ट थे। लैंग्वेजेस थी, हिंदी थी, इंग्लिश थी, जनरल एजुकेशन थी, साइकोलॉजी थी, और आर्ट हिस्ट्री के डिफरेंट सब्जेक्ट थे, और फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट। तो मतलब उसकी जो पर्सनालिटी डेवलप करनी है कि वो थ्योरेटिकली स्ट्रॉन्ग हो। और इसीलिए जब मेरे को बड़ौदा मेरा फॉर्म भरा एमएस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, तो उस समय शांति निकेतन में प्रोफेसर विनोद बिहारी मुखर्जी, उनको फादर के वो गुरु थे, उन्होंने उनको कहा कि भाई ये मैं इसको भेजना चाहता हूँ। तो मैंने शांति निकेतन का भी भरा है फॉर्म और बड़ौदा का भरा है, तो आपका क्या सजेशन है। तो वो उस समय शांति निकेतन में प्रिंसिपल थे। और विनोद बिहारी मुखर्जी के बारे में आपको शायद जानकारी हो कि वो के बाद भी वो और पेंटिंग करे, थ्योरेटिकल नॉलेज उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वहां पर वो थ्योरी पढ़ाते थे ब्लाइंड होने के बाद भी, और पेंटिंग की भी प्रैक्टिकल जो नॉलेज है टेक्निकली वो सबकी जानकारी देते। तो उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई बड़ौदा ही पढ़ाओ। क्यों? क्योंकि शांति निकेतन में तब तक जो स्ट्रक्चर था उसमें थ्योरेटिकल और ये जनरल एजुकेशन और ये सारी चीज़ें, आर्ट एजुकेशन से संबंधित जो सारी चीज़ें थी वो नहीं थी। तो उन्होंने बड़ौदा का सजेस्ट किया। तो बड़ौदा जो है लीडिंग इंस्टीट्यूशन बना, और उसके अंदर फर्स्ट बैच जो 1953 में आया। और वो फादर ने पैरेलल में आपको बताऊं कि भाई आर्ट एजुकेशन की बात मैंने की, क्राफ्ट्स की बात की, और ट्रेडिशंस की बात की। तो ट्रेडिशन अपना जो एक जयपुर का बहुत बड़ा पुराना इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन है, बहुत रिच ट्रेडिशन है, वो है फ्रेस्को पेंटिंग, वॉल पेंटिंग की एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है। उस टेक्निक को उन्होंने सोचा कि इसको रिवाइव करना है, क्योंकि सीमेंट के यूज से वो सब खत्म हो रहा था। 53 में उन्होंने प्लान किया कि मुझे इसकी एक वर्कशॉप शुरू करनी है समर वेकेशन में। क्यों? क्योंकि महिला विश्वविद्यालय है, तो उसमें समर वेकेशंस में ये कर सकते थे, क्योंकि बाकी समय वो सारे प्रोग्राम ऐसे। हाँ, तो उनको लगा कि ऐसा कैसे संभव है। फादर ने कहा कि आप एक ट्राई तो कीजिए कि नहीं, यहाँ गर्मियों में लू चलती है भयंकर, 50 रुपया आपने फीस रखी है, कौन सीखने आएगा। तो फादर ने कहा नहीं, आप सर्कुलर भेजिए फिर देखते हैं। तो वो हंसते हुए उन्होंने, प्रिंसिपल ने सर्कुलर भेज दिए। और आपको आश्चर्य होगा कि बनस्थली में उस समर वेकेशंस के अंदर मई जून के महीने में 1953 की बात है, जहाँ उस समय वहाँ कोई सुविधाएं नहीं थी, कोई पंखे वंखे कुछ नहीं। तो वहाँ पर प्रोफेसर NS बेंद्रे जो बड़ौदा के डी थे, और उनका जो फर्स्ट बैच था फाइनल ईयर का, जिसमें ज्योति भट्ट थे, शांति दवे थे, विनय त्रिवेदी थे, हिम्मत शाह भी कुछ टाइम के लिए आए थे। तो ये सब लोग वहाँ फ्रेस्को सीखने आए। इमेजिन करिए, शेषगिरी राव हैदराबाद से आए, पटनायक थे वो महाराष्ट्र से आए। तो इस तरह से वो वर्कशॉप की शुरुआत हुई। तो कहने का अर्थ यह कि एजुकेशन के साथ ये जो चीज़ें हैं कि म्यूरल पेंटिंग, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो कि बाद में वहाँ बड़ौदा में डेवलप हुआ, बनस्थली में भी वहाँ की सारी सुविधाएं थी। तो आर्ट एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, कॉलेज एजुकेशन की बात करते हैं, तो उसमें सारी सुविधाएं हों कि जो टेक्निकल सारी इंफॉर्मेशन मिल सके, दुनिया के अंदर क्या हो रहा है ये सब जानकारी मिल सके। और अभी जो स्थितियां हैं उसके अंदर क्या कहना चाहिए कि बहुत बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव है। बड़ौदा के अंदर जैसे मैंने बताया कि ये सब सब्जेक्ट तो थे, लेकिन हर एक पेंटिंग करने वाला है उसको प्रिंट मेकिंग भी सीखना होता था, उसको पोर्ट्रे भी सीखने की सुविधा थी, उसको फोटोग्राफी सीखने की भी सुविधा थी, तो ये उस म्यूरल करना चाहे तो उसकी भी सुविधा थी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि सीखने की सुविधा थी, जिससे कि आर्टिस्ट को एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिले और वो डिसाइड कर सके कि वो आगे क्या करना चाहता। मैं मेरा बताता हूँ कि मैंने ग्रेजुएशन किया पेंटिंग में, पोस्ट ग्रेजुएशन किया प्रिंट मेकिंग में, और जब मैं बनस्थली आया तो मैंने 2 महीने का फ्रेस्को वर्कशॉप अटेंड किया।
वॉल पेंटिंग का। और अभी इन दिनों मैं स्कल्पचर्स भी कर रहा हूँ और डिफरेंट मीडियम में कर रहा हूँ, मेटल में भी कर रहा हूँ, मैं वुड में काम कर रहा हूँ, मैं ग्लास में भी काम कर रहा हूँ, मैं सैंड कास्टिंग में भी कर रहा हूँ। तो ये सारे एक्सपोजर हमको कॉलेज में देने हैं। और अभी जो 21st सेंचुरी है तो उसमें तो हमको कितनी एडवांटेज है। और इसके साथ साथ अगर स्कूल एजुकेशन के बाद अगर आप बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है वो डिज़ाइन, मास कम्युनिकेशन, तो डिज़ाइन और मास कम्युनिकेशन जो है इसके अंदर इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। डिज़ाइन किसका? इंडस्ट्रियल डिज़ाइन हो सकता है, आप कॉमर्शियल डिज़ाइनिंग हो सकता है कि आपकी फर्नीचर का डिज़ाइनिंग हो सकता है, इंटीरियर हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसके अंदर डिज़ाइन नहीं आता है। आपको कार चाहिए, मोटर कार चाहिए, आपको बर्तन चाहिए, आपको फर्नीचर चाहिए, कुछ भी चीज़ आपको चाहिए तो डिज़ाइनिंग तो चाहिए। तो ये भी एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा डेवलप हुआ, चाहे वो टेक्सटाइल का हो, फैशन डिज़ाइनिंग का हो, वीविंग हो, कुछ भी हो, जो कि डिज़ाइन जो है हमारी लाइफ से जो रिलेटेड चीज़ें हैं जिनका कि हम रोज़ाना प्रयोग करते हैं, उन सबको हम एस्थेटिकली कैसे एनरिच कर सकते हैं, उस सब की ट्रेनिंग शुरुआत हुई। NID, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये 2 इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू किए, जिसमें कि एक नई इंसाइट डेवलप हुई। और बड़ौदा के जो ग्रेजुएशन करके बहुत से आर्टिस्ट जो है वहाँ पर गए और वहाँ पर उन्होंने काम किया और बहुत इनोवेशन किए, बहुत एक्सप्लोर किया डिज़ाइन के अंदर, टेक्सटाइल के अंदर। टेक्सटाइल में वीविंग और प्रिंटिंग के अंदर जो ट्रेडिशंस हैं, उन ट्रेडिशंस को कैसे हम इनोवेट कर सकते हैं, उसमें हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो उन सबको उन्होंने एक्सप्लोर किया। तो इस तरह से एजुकेशन की मैंने एक सिंपल आपको बात की। और इसके साथ साथ अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो साइंस की कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ है। और आज का जो टेक्नोलॉजी, आपका जो कहना चाहिए कि कंप्यूटर जो है, ये जो ऑनलाइन पे अभी हम बातचीत कर रहे हैं इतने आराम से, और कंप्यूटर पे ऑनलाइन हम पूरी दुनिया में क्या हो रहा है वो सब देख सकते हैं। तो ये सारी एडवांटेजेस हमको मिली। और आर्ट एजुकेशन के अंदर भी स्लाइड्स के द्वारा पहले हम देखते थे पेंटिंग्स वगैरह, लेकिन अभी सब कुछ आप ऑनलाइन देख सकते हो। म्यूज़ियम में, लूर में, पेरिस में क्या हो रहा है, मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम न्यूयॉर्क में क्या हो रहा है, अगर हम वेनिस की बात करें कि वहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस एंजल्स में पॉल गेटी म्यूज़ियम में क्या हो रहा है, काउंटी म्यूज़ियम में क्या हो रहा है, तो सब एक्टिविटीज़ आप देख सकते हो और उसकी एडवांटेज ले सकते हो। तो आर्टिस्ट जो आज है उसको सारी दुनिया, मतलब उसके सामने नॉलेज का इतना भंडार है। अब मैं जो बात मैंने एजुकेशन के बारे में शॉर्ट में बात की, अब मैं अपने कंटेम्प्रेरी आर्ट के बारे में आपसे बात करता हूँ। देखिए, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जो हमारा जो ट्रेडिशन है, इंडियन आर्ट ट्रेडिशन है, या चाइना है, या जापान है, ओरिएंटल आर्ट की जब हम बात करें, तो सब जगह जो हमारे ट्रेडिशंस थे उसके अंदर बहुत एब्स्ट्रैक्शन था। और जब एब्स्ट्रैक्शन, मतलब 19th सेंचुरी के अंदर, लेट 18th सेंचुरी के अंदर जो फ्रेंच आर्टिस्ट थे, यूरोपियन आर्टिस्ट थे, वो बहुत प्रभावित हुए। वैन गॉग ने बहुत कुछ लिया, गोगा ने बहुत कुछ लिया ओरिएंटल आर्ट से, जापानीज आर्ट से, इंडियन आर्ट से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे यहाँ ऑलरेडी थी। और हमारे यहाँ जो एब्स्ट्रैक्शन था, आप जो तांत्रिक आर्ट को देखें, हमारे जो क्राफ्ट है उनको देखें, तो उनके अंदर इतना एब्स्ट्रैक्शन है और बहुत इंटरेस्टिंग है वो सारी चीज़ें अगर हम स्टडी करें। तो ये सब कुछ था, लेकिन वो इंसाइट एक ज़रूरत थी। आधुनिक कला दृष्टि होनी चाहिए कि भाई कला क्या है। उसमें हमको पहले जो देखिए, यूरोप जो है वो क्या कर रहा था, कोशिश, मतलब पूरा यूरोपियन जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो चाहते थे कि इमिटेट करना, दे वांट टू रिक्रिएट वर्ल्ड। मतलब एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, उनको इतना अच्छे से स्टडी करके और उसका प्रेजेंटेशन करते कि आपको इल्यूजन हो जाए, आपको कन्फ्यूज़न हो जाए कि ये ओरिजिनल है कि ये वो है। तो ये सारी चीज़ें, भाई आर्टिस्ट ने फॉर्म को स्टडी किया, सबसे पहले फॉर्म को स्टडी किया, उसके स्ट्रक्चर को स्टडी किया, उसको उसने समझा। जब उसने ह्यूमन फिगर, जो कि आप ग्रीक उसके हिसाब से समझ सकते हैं कि जो
नियो क्लासिक पीरियड है उसके अंदर उसने ह्यूमन स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की। क्लासिकल में उसमें उसकी आइडियल फॉर्म उसने अचीव कर ली, पूरा प्रोपोर्शन समझ लिया, एनाटॉमी समझ ली, स्टडी कर लिया उसको, और उसके बाद उसको ज़रूरत हुई किस चीज़ की, भाई ये सब कुछ तो हो गया लेकिन इसमें लाइफ कहाँ है, जान कहाँ है, फीलिंग कहाँ है, इमोशंस कहाँ है, डायनामिज्म कहाँ है, गति कहाँ है। तो हेलेनिस्टिक पीरियड में ये सारी चीज़ें हुई। तो इस तरह से उसने फिगर को, ह्यूमन फिगर को समझा। फिर रेनेसां पीरियड आया, तो रेनेसां ने क्या किया, रेनेसां ने की एक जो सबसे बड़ी बात थी, जो उसका बाईवर्ड था, वो था हंगर फॉर नॉलेज। तो वो जो हंगर ऑफ नॉलेज की जो बात है, एक जो भूख थी, एक फायर थी टू नो दिस वर्ल्ड। तो आप लियोनार्डो विंसी को देखें, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो विंसी वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिसेक्टेड ह्यूमन बॉडी, हु हैज गिवन होल आइडिया ऑफ इनर स्ट्रक्चर ऑफ ए चाइल्ड। वो कैसे बच्चा डेवलप होता है, कैसे ग्रो करता है, वो सारी चीज़ों की ड्राइंग उसने डिटेल में करके दिखी। साइंटिफिक मशीन्स, मतलब जो वार मशीन्स हैं वो उसने क्रिएट की। उसने एरोप्लेन है, फ्लाइंग मशीन है, उसका सारा ड्राइंग वगैरह सब किया और खूब अच्छा स्टडी किया था। और वो चाहता था लेकिन उस समय के राजा ने अलाउ नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, टू नो द वर्ल्ड। और इसके पैरेलल अगर हम अपने इंडियन कंटेक्स्ट में देखें तो आप देखिए एलिफेंटा, अजंता, एलोरा। एलोरा के अंदर जो डांसिंग शिवा है कैलाश टेम्पल के अंदर, महिषासुर मर्दिनी जो है, वो डांसिंग शिवा जो है, या जो नटराज की मूर्तियाँ साउथ की आप ब्रॉन्ज के अंदर देखते हैं, उसके अंदर जो डायनामिज्म है, उसके अंदर जो गति है, उसमें जो फोर्स है, वो फोर्स किसी दुनिया के स्कल्पचर में नहीं है। हेलेनिस्टिक पीरियड में भी बहुत मस्कुलर डिटेल्स और सारी सब कुछ चीज़ें हैं, लेकिन वो डायनामिज्म नहीं है जो कि हमारे एलिफेंटा, एलोरा के महिषासुर मर्दिनी में या शिव, डांसिंग शिव के स्कल्पचर के अंदर है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें एक नेचर को, इन्वायरमेंट को, डिफरेंट टीचर्स को समझने की कोशिश की और ये सब हुआ। लेकिन कैमरे की शुरुआत हो गई, तो कैमरा तो जैसा दिख रहा है वैसा वैसा कर सकता है। तो आर्टिस्ट को ये लगा कि भाई मैं इमिटेट ही क्यों करूं, और अगर इमिटेट करते हैं तो क्या चीज़ है जो मिसिंग है, हम मैकेनिकल मशीन तो नहीं है। तो फिर उसने नेचर को स्टडी किया डिफरेंट टाइम में, उसकी लाइट है, उसकी फॉर्म है, उसकी कलर है, उसको स्टडी किया और ये जानने की कोशिश की कि बेसिक क्या चीज़ें हैं जिससे कि ब्यूटी क्रिएट होती है। तो वो कलर इंपॉर्टेंट है, फॉर्म इंपॉर्टेंट है, टेक्सचर इंपॉर्टेंट है, स्पेस इंपॉर्टेंट है, और उन सब का कैसे हम यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ये सब मैंने एक जनरल आपको वो बताया। तो कंटेम्प्रेरी आर्ट का क्या है, कंटेम्प्रेरी मतलब कि जो कंटेम्प्रेरी स्पिरिट को रिप्रेजेंट कर सके। कंटेम्प्रेरी स्पिरिट क्या है, आप हवाई जहाज में उड़ के जा रहे हैं, आप साइकिल पे जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, तो ये जो फास्ट वर्ल्ड है, उस फास्ट वर्ल्ड के जो एक्सपीरियंसेस हैं, एक बहुत बड़ी क्रिटिक थी अमेरिकन, वो क्रिटिक जो है बहुत क्रिटिसाइज करती थी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग को। तो उससे पूछा बार बार आर्टिस्ट ने, भाई क्यों आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्यों आप नहीं समझ पा रहे, कि नहीं, कि मुझे लगता नहीं है कि आपके इसमें कुछ वो है। तो वो क्या, उसको एक बार मौका मिलता है कि वो फ्लाइट से कहीं जाती है और जो जो वो ज़मीन से ऊपर उठती गई, उसने देखा कि जो फॉर्म्स हैं उनकी जो कहना चाहिए एक पहचान है, वो पहचान तो ख़त्म हो गई, लेकिन फॉर्म्स रही, कलर फॉर्म्स रही, लेकिन उसका इंटरेस्ट उसको समझ में आया कि ये है एब्स्ट्रैक्शन। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन? एब्स्ट्रैक्शन मीन्स एसेंस ऑफ ए थिंग। आपने संतरे को निचोड़ के उसका जूस निकाल लिया, जूस निकालने के बाद गिलास में रख दिया, तो क्या उस गिलास में जो जूस है उसको देखकर आप कह सकते हैं कि ये संतरा है? नहीं। तो वो एसेंस है, उसकी स्पिरिट है, तो उसका टेस्ट उसमें रहेगा, बाकी सारी क्वालिटीज उसके अंदर रहेंगी। उसी तरह मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जहांगीर आर्ट गैलरी में मेरा शो था और उस शो के अंदर मैं बैठा था और वहाँ का जो पियोन आया भागा भागा और उसने बोला कि
यहाँ के जो बहुत बड़े बिजनेसमैन कम्युनिटी है वो कहीं मीटिंग से उठ के यहाँ आ रही है और वो यहाँ पर गैलरी में देखने आएंगे, तो बहुत पैसे वाले हैं, तो आप उनसे बात करिए और वो ज़रूर आपका कुछ खरीद सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। वो चले गया तो वहाँ पे सेंचुरी कंसर्न है जो कि कॉटन का बहुत अच्छा काम करती है, शुरू से वो कॉटन बनाती रही है मशीन। तो वो सेंचुरी कंसर्न में मिल्स के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें, तो उसके जो चेयरमैन थे वो वहाँ आए और उनके साथ और काफ़ी बिजनेसमैन थे। अंदर घुसते ही उन्होंने मेरे से कहा कि कैसे हैं, क्या हाल चाल हैं, हम एग्जीबिशन देखना चाहते हैं, तो आप हमें बताएंगे कि क्या है। तो मैंने उनसे कहा कि प्लीज़ आप एक बार पूरा राउंड लगाइए और फिर मैं आपसे बात करता हूँ। उन्होंने कहा भाई हम तो कुछ समझते नहीं हैं, आप बार बार मुझे कह रहे हो, लेकिन चलिए हम देखते हैं। तो उन्होंने जहांगीर आर्ट गैलरी में उस जो ऑडिटोरियम था जिससे मेरा शो था वो देखना शुरू किया, और देख के वो जब लास्ट पेंटिंग पर आए तब मैं उठ के उनके पास गया। मैंने उनसे कहा कि भाई कहिए, कुछ आपको दिखाई दिया, कुछ अच्छा लगा? उन्होंने कहा भाई हम तो कुछ नहीं समझ पाए। तो मैंने कहा साहब आप सेंचुरी कंसर्न के हैं और कहाँ के रहने वाले हैं? कि राजस्थान के। मैंने कहा राजस्थान किस लिए फेमस है? कि कलरफुल है राजस्थान, कलर। मैंने कहा कलर किस में होता है? क्योंकि कलर टेक्सटाइल में होता है। जो ही मैंने ये कहा और ये पूछा तो उनको वहाँ पर कुछ दिखने लगा। मेरे पीछे भी आप एक फ्रेस्को देख रहे हैं, उसमें भी आपको कुछ कलर्स मूव करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो वो उनको समझ में आ कि हाँ कलर्स हैं। फिर उनको कुछ फिगर भी लगा कि हाँ कुछ कलर्स हैं, वो ह्यूमन फिगर हैं शायद। तो इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग जो होती हैं, एब्स्ट्रैक्शन जो होता है वो क्या है, नेचर में जो हम फॉर्म को स्टडी करते हैं, स्टडी करने के बाद, ऑब्जर्वेशन करने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। उस हमारे माइंड के अंदर उसका कहना चाहिए कि एक मूवमेंट होता है, एक रिदम बनता है, और उस टोटलिटी फॉर्म की जब होने लगती है तब हमको लगता है कि हम पेंटिंग शुरू करें। तो पेंटिंग जब हम शुरू करते हैं तो दो तीन तरह से मैं जैसे करता हूँ कि कई बार मैं एक स्ट्रोक लगा देता हूँ। तो जो ही ब्रश का स्ट्रोक आपने लगाया तो उसकी जो बैलेंस है, हार्मनी है, वो ख़त्म हो गई, और हम दोबारा से उस हार्मोनी को रिक्रिएट करने के लिए फिर उसमें फॉर्म एक दो के बाद दूसरा तीसरा करते जाते हैं। तो ह्यूमन फिगर जो है, उस ह्यूमन फिगर को, या हम किसी एक पेड़ को भी देखें, उसमें कितने चेंजेस आते हैं। आप मॉर्निंग में एक पेड़ को देखते हैं, आफ्टरनून में देखते हैं, इवनिंग में देखते हैं, रात में देखते हैं, फिर हर एक सीजन के अंदर देखते हैं, उसमें चेंजेस आते हैं। तो वो फॉर्म वही है क्या जो कि हम समर में देख रहे थे, जबकि वो उसमें पत्ते नहीं है मान लीजिए। फिर जब उसमें पत्ते आते हैं तब कैसा लगता है, जब उसमें फूल आ जाते हैं तब कैसा लगता है, जब उसमें फल आ जाते हैं तब कैसा लगता है। तो ये जो चेंजेस हैं वो सारी चीज को आर्टिस्ट स्टडी करता है। स्टडी करने के बाद ही रिक्रिएट द वर्ल्ड विच इज हिज ओन पिक्टोरियल वर्ल्ड। तो जो भी हम इस जगत के अंदर, इस दुनिया के अंदर देख रहे हैं, ये जो नेचर है, इसका जो रिदम है, उस रिदम को हम आत्मसात करें तो हम जो क्रिएट करेंगे वो उस रिदम को एक्सप्रेस करने वाला होगा, उसके एसेंस को एक्सप्रेस करने वाला होगा। ये मैंने एक आपको एग्जांपल दिया। अब दूसरे मैं कुछ और एग्जांपल्स देता हूँ कि आप कनॉट प्लेस के अंदर बैठे हैं, और कनॉट प्लेस के अंदर बैठे हैं तो जिस कॉफ़ी हाउस में बैठे हैं उसके अंदर ग्लास के विंडोज़ हैं, और आपके साथ आपका एक फ्रेंड भी बैठा है, आप उससे बातचीत कर रहे हैं। बातचीत करते करते बेरा आता है, वहाँ चाय रख के जाता है, कॉफ़ी रख के जाता है, कुछ स्नैक्स रख के जाता है। आजू बाजू और बहुत से टेबले पे लोग बैठे हैं, काफ़ी लोग बैठे हैं, अलग अलग कलरफुल ड्रेसेज हैं उनकी, वो भी बातचीत कर रहे हैं, वो भी आपको दिखाई दे रहा है, आप उससे भी बातचीत कर रहे हो। और साथ में ग्लास विंडो से आप देखते हो कि बाहर एक जुलूस जा रहा है, कोई झंडा लेके आवाज़ लगा रहा है कि भाई किसी पर्टिकुलर उसको लेकर
साइड में कुछ कारें खड़ी हैं वो भी दिखाई दे रही हैं। तो इस तरह की जो ओवरलैपिंग ऑफ डिफरेंट इमेजेस हैं उनको जब आप एक्सप्रेस करेंगे तो क्या होगा? तो ये ऑब्जर्वेशन जो है वो जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, उन एक्सपीरियंसेस को आप जब एक्सप्रेस करते हैं तो वो एब्स्ट्रैक्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो नेचर में आपने देखा है तो आप तो फील करते हो, आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो, आपकी जो क्रिएटिविटी है वो सब मिलके एक आर्ट फॉर्म क्रिएट करती है जो कि डिफरेंट है। तो वहाँ पर जो ये ओवरलैपिंग ऑफ डिफरेंट इमेजेस का, इसकी मैं एक पेंटिंग का एग्जांपल देता हूँ कि मैं अपने जब मैं पढ़ता था तो मुझे महीने का एंड था और मेरे पास कैनवासेस वगैरह नहीं थे। मेरे वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज और आर्ट्स सभी फैकल्टीज़ के लोग रहते थे, तो वो सब साथ में खड़े थे। मैंने कहा यार बहुत इच्छा हो रही है पेंटिंग करूँ, लेकिन कुछ है नहीं, कैनवासेस नहीं है, तो काम कैसे हो? तो हमारी बात हुई, वो चले गए। सुबह जब मैं उठा और मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे कमरे के बाहर कुछ बोर्ड रखे थे। कौन से बोर्ड? जो कि पिक्चर हॉल में जो पिक्चर फिल्म्स के जो पोस्टर्स होते हैं वो लगे थे। तो मैंने कहा ये लिया है। तो मैंने कहा अरे वाह। तो उन्होंने देखा कि भाई अपन और कुछ नहीं कर सकते, तो उठा लाया कहीं से पोस्टर वगैरह। और फिर मैंने सोचा कि इस पर पेंट किया जाए, तो उस पर पोस्टर पे जो वो कागज़ वगैरह लगे थे, मैंने कहा इनको उतार देते हैं। तो मैंने उनको खींचा, फाड़ दिया, तो नीचे से दूसरा पोस्टर दिखने लगा, फिर फाड़ा, तीसरा पोस्टर निकलने लगा, फिर चौथा पोस्टर निकलने लगा। तो मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा और मैंने कहा अरे ये तो बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्म्स क्रिएट हो रही हैं। और तब मैंने उसी को डेवलप किया। तो वो एक बहुत अच्छी मेरी एक सीरीज़ हुई पेंटिंग की, जिसमें कि वो जो डिफरेंट रेडीमेड मटेरियल था उसको मैंने अपने ढंग से एक्सप्लोर किया और पिक्टोरियली उसको एनरिच किया और एस्थेटिकली वो अपील करे, ये स्थिति बनी। तो एक इस तरह के एक्सपीरियंसेस हुए। तो आर्टिस्ट जो है वो जो भी एक पूरा मूवमेंट चला था फ्यूचरिस्ट का, तो मैं 83-84 की बात बताता हूँ कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा शो था फ्यूचरिस्ट आर्टिस्ट का। तो उसमें जब फ्यूचरिज्म की जो शुरुआत हुई थी उस समय से और 83 तक आर्टिस्टों ने फ्यूचरिस्ट मूवमेंट के साथ जो काम किया, एक्सपेरिमेंटेशन किया, वो सब वहाँ एग्जिबिट था। तो फ्यूचरिस्ट मूवमेंट में क्या है कि भाई आप 2 डायमेंशन की बात करते हैं, आप 3 डायमेंशन की बात करते हैं, लेकिन वो 4th डायमेंशन की बात करते हैं। तो उसमें उन्होंने क्या एडिशन किया? मूवमेंट, फोर्स, गति, और दूसरा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जो है वो भी अपने आप में एक डायमेंशन क्रिएट करता है। तो उसको लेकर वो सारे एक्सपेरिमेंटेशन वहाँ पर जो हुए और उसके अंदर फिर टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई, तो वो भी उसमें एडिशन होती गई। मतलब एक ने क्या कर रखा था, चुंबक लगा रखे थे और कुछ जो लोहे के जो पाउडर है, स्टील का पाउडर, वो था। तो वो इस तरह से अरेंज किया था कि वो बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से मूवमेंट करता था। किसी ने कुछ स्पेस क्रिएट की और उस स्पेस के अंदर आप अंदर से जाके आएंगे तो आपको जो एक फीलिंग होगी वो डिफरेंट फीलिंग होगी। तो वो जो इन्वायरमेंट है, जो इथोस है, उसकी जो फीलिंग है, कहीं मूवमेंट की उन्होंने दिखाया, कहीं डायनामिज्म दिखाया, कहीं फोर्स दिखाया, कहीं इन्वायरमेंट दिखाया और इन्वायरमेंटल आर्ट करके पूरा एक मूवमेंट हुआ। तो इस तरह जो एब्स्ट्रैक्शन जो है की जो बात हम करते हैं, तो जो कुछ हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा मूवमेंट स्ट्रॉन्ग हुआ वो था कि गैलरी के अगेंस्ट में, कि भाई अभी भी लोग कहते हैं गैलरी हमको एक्सप्लॉइट करती है। तो उस आर्टिस्ट ने क्या किया कि बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं उनको पेंट कर दिया, व्हाइट हाउस के सामने जो रोड थी उसको पेंट कर दिया, पहाड़ी है उस पर पूरा पॉलिथीन रैप करके कुछ किया। तो ऐसे, या नीचे सैंड के ऊपर सॉल्ट लेक थे, उसके वहाँ पे कुछ स्पाइरल मूवमेंट करके कुछ फॉर्म्स डेवलप की। तो ये सब ऐसा करके कि भाई अब क्या गैलरी इसको परचेज कर सकती है, क्या वह हमें एक्सप्लॉइट कर सकती है। तो ये एक रिएक्शन था, एक एक्सपेरिमेंटेशन था। तो उसमें विजुअल जो हैं
वो इंफॉर्मेशन हमको मिली, वो एक्सपेरिमेंटेशन हुए। तो ऐसे अनेकों एक्सपेरिमेंटेशन हुए। और अभी जो है आप ये देखिए कि आपको हाईली नेचुरलिस्टिक वर्क, ऐसा जो कि कैमरा भी नहीं उसको पकड़ पाता, उस तरह से नेचुरलिज्म, लेकिन उसकी एक दृष्टि अलग है, उसको प्रेजेंटेशन करने का ढंग अलग है, उसकी स्पेस जो है उसकी को क्रिएट करने का वो सारा अलग है। भाई आप मान लीजिए कोई चीज एक फॉर्म में उसको रिपीट कर रहे हैं, रिपीटिशन विद वैरायटी सो दैट इट मे बी नॉट मोनोटोनस। तो यू प्ले विद द स्पेस विद डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट टेक्सचर्स। तो स्पेस जो है, जैसे कि नेचर के अंदर हम स्पेस को प्ले कर सकते हैं। देखिए ये पीछे जो पेंटिंग है, इसके अंदर शायद आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं, 6 बाई 9 फीट की पेंटिंग है। इसके बारे में मैं बात कर रहा था कि भाई आप इनके साथ मूव कर सकते हैं, इसमें 150 से ज़्यादा फिगर हैं। आप इन आकृतियों के साथ मेले में जा सकते हैं, घूम सकते हैं, इनसे डायलॉग कर सकते हैं। यहाँ एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, शॉप्स हैं, कलरफुल शॉप्स हैं, क्राफ्ट हैं, बैलून्स हैं, कलरफुल फिगर्स हैं, वो सब हैं। आप उनके साथ मूव कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि दे वॉन्ट डिस्टर्ब यू। आप बैठे यहाँ तो ये डिस्टर्ब नहीं करते, लेकिन अगर आप चाहते हैं इनसे डायलॉग करना तो यू कैन वॉक विद देम। तो इस तरह से पेंटिंग के अंदर आर्टिस्ट अपने अपने ढंग से एक्सपेरिमेंट करता। मैं अपना बताता हूँ कि आई ऑलवेज स्टार्ट विद द माई एक्सपीरियंस ऑफ ए नेचर, ए फॉर्म फ्रॉम नेचर। नेचर से मैं कुछ, मान लीजिए मैंने एक पिकॉक का फॉर्म लिया, तो मैंने पिकॉक के साथ बहुत एक्सपेरिमेंटेशन किए। तो पिकॉक जो है दैट वाज जस्ट ए फॉर्म बाई विच आई प्रोसीडेड। मैंने उससे शुरुआत की, लेकिन फिर वो जो फॉर्म है वो एक पिक्टोरियल फॉर्म बन जाती है, एक एस्थेटिक फॉर्म बन जाती है, जो कि समय अनुसार अपना इधर उधर उसमें चेंज होता रहता है, आकार बदलते रहते हैं, उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। तो ये सब चीज़ें हैं। ऐसे ही मेरे एक सीरीज है जिसके अंदर की मैंने जो पेड़ की जड़ें हैं, पेड़ की जैसे जड़ें हैं वैसे ही हमारे अंदर नसें वगैरह होती हैं। एनिमल्स के अंदर भी आप उसी तरह से स्ट्रक्चर देखेंगे। तो वो जड़ें जो हैं उनके अंदर आप कुछ फॉर्म्स देखते हैं। नेचर के अंदर जैसे आप देखते हैं कि प्लांट्स, ट्रीज, उनके अंदर आपको फॉर्म कोई दिखाई देती है। फेसबुक में आप बहुत सारी चीज़ें देखते होंगे कि भाई ये तो एनिमल फॉर्म दिखाई दे रही है, ह्यूमन फिगर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह की जो फॉर्म्स हैं वो तो उसमें एनिमल फॉर्म्स भी हैं, ह्यूमन फॉर्म्स भी हैं, और वो कन्वर्ट हो जाती हैं। तो वो सब फ्री हैं। एनिमल बर्ड में कन्वर्ट हो सकता है, बर्ड एनिमल में कन्वर्ट हो सकता है, एक रॉक है वो ह्यूमन फॉर्म ले सकती है। तो वो फ्री है, जैसे नेचर में एवरीथिंग इज फ्री, तो उसमें वो ट्रांसफॉर्मेशन उसके अंदर चलता रहता है। तो इस तरह से वो क्रिएटिव जो प्रोसेस है वो आपको एक अलग दुनिया में ले जाता है। और वो दुनिया कैसी है? वो ऐसी दुनिया है जिसके के अंदर मोनोटोनी नहीं है, जिसमें कोई टेंशन नहीं है, आपकी कोई पुरानी एसोसिएशन नहीं है। दिस इज डिफरेंट वर्ल्ड, न्यू वर्ल्ड, वर्ल्ड ऑफ आर्ट। और इस कला जगत के अंदर या इस कला संसार के अंदर आनंद ही आनंद है, इंजॉयमेंट ही इंजॉयमेंट है। तो चाहे आप रिप्रेजेंटेशनल फॉर्म हो, चाहे एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म हो, चाहे रिप्रेजेंटेशनल फॉर्म हो, चाहे रिप्रेजेंटेशनल नहीं हो, या सिंप्लीफाइड फॉर्म्स हो, उन सबका इंटरेस्ट डिपेंड करता है कि वो एस्थेटिकली प्लीजिंग है कि नहीं, पिक्टोरियली ब्यूटीफुल है कि नहीं। भाई आप देखिए, कोई भी एनिमल फॉर्म है हम वो क्यों पसंद करते हैं, एक ह्यूमन फॉर्म क्यों पसंद करते हैं? इसलिए कि उसकी हमको फॉर्म पसंद है, इसलिए नहीं कि उसका नाम ह्यूमन फिगर है, इसका नाम एनिमल है, इसका नाम ट्री है, इसलिए नहीं पसंद कर रहे हैं। इसलिए पसंद कर रहे हैं कि उसकी एक फॉर्म है, एंड दैट फॉर्म इज इंटरेस्टिंग। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप उस दुनिया में, इस संसार के अंदर, इस जगत के अंदर जो भी कुछ देख रहे हैं उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं करना है, उसकी अनुकृति नहीं करना है, उसको यहाँ पर नहीं रखना है, बल्कि आप अपने अंदर जो क्रिएटिव प्रोसेस है, आपके जो ऑब्जर्वेशन है, आपके जो एक्सपीरियंसेस है, आपका जो इंजॉयमेंट है, आपका जो एक प्लेजर है, एस्थेटिक प्लेजर जो है, एस्थेटिक इंजॉयमेंट है, उसको पेंटिंग के थ्रू ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और उसका इंजॉयमेंट कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं सब उसको। और ऐसी चीज़ें नेचर में हमको कितने तरह तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो
आधुनिक कला जो है वो हमारे जो पर्सपेक्टिव है उसको ब्रॉडन करती है। हमारे जो हॉरिजन्स है वो अनलिमिटेड, स्काई इज द लिमिट। आप जितना चाहे एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं। पेंटिंग स्कल्पचरस हो सकती है, मतलब पेंटिंग के अंदर रिलीफ हो सकता है, स्कल्पचर के अंदर स्कल्पचर पेंटेड हो सकते हैं, म्यूरल जो है हाई रिलीफ में हो सकते हैं, लो रिलीफ में हो सकते हैं, फ्लैट हो सकते हैं, मॉन्यूमेंटल स्कल्पचर्स हो सकते हैं। तो और इन सब के साथ साथ नेगेटिव और पॉजिटिव फॉर्म का भी हमें एडवांटेज देते हैं। स्कल्पचर बनाया हमने और वो स्कल्पचर में बीच में कोई जगह है, तो वो जगह से बैकग्राउंड में क्या चीज दिखाई दे रही है वो भी उसका पार्ट हो जाता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि सुबह मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ, तो मैं एक दिन जब जाके वापस पास के उससे कृषि फॉर्म से निकला तो सामने मुझे एक म्यूरल जैसा कुछ दिखाई दिया। मैं एकदम चकराया कि जयपुर के अंदर इस तरह का म्यूरल किसने विजुलाइज कर लिया, वो भी टोंक रोड पर। तो मैं और पास गया तो मैंने देखा अरे वाह, ये म्यूरल नहीं है। वो क्या था कि एक ग्लास बिल्डिंग पर साइड में कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो उसमें जो लोग काम कर रहे थे उनका रिफ्लेक्शन उस पर पड़ रहा था। समझ रहे हैं? तो ये है एब्स्ट्रक्शन। तो वो कितना इंटरेस्टिंग था। आप मालवीय नगर से, जयपुर का अगर आपको थोड़ी जानकारी हो तो मालवीय नगर से, मालवीय नगर क्या आप जेके के जवाहर कला केंद्र से जब मालवीय नगर की तरफ आते हैं तो वहाँ के ब्रिज से नीचे उतरते हैं तो लेफ्ट साइड में वर्ल्ड ट्रेड पार्क है, ग्लास का पूरा बना हुआ है। उसके ऊपर आप देखिए कि कितनी इमेजेस बनती हैं और रोजाना डिफरेंट दिखाई देंगी आपको, हर क्षण बदलती हैं, हर लाइट से बदलती हैं। फैंटास्टिक विजुअल एक्सपीरियंसेस। तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस हम करते हैं। हम जब बहुत फास्ट मूवमेंट कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, लेकिन वो अपनी पहचान खो देती हैं, वो केवल फॉर्म रह जाती हैं। तो उस फॉर्म को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट लगता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो एक फॉर्म है वो इम्पॉर्टेंट है, उसका जो नाम है, उसकी एसोसिएशन है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। एंड द आर्टिस्ट who is using that form, who is transforming that particular form in interesting painting, beautiful painting, तो वो जो सारे है, वो जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हमको समझना पड़ेगा। तो पेंटिंग को अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं, आधुनिक पेंटिंग को, तो आप कैसे एंजॉय करेंगे? आप ब्लैंक माइंड से आइए, अपने प्री जो इमेजेस हैं, हम क्या कहते हैं कि भाई ह्यूमन फिगर है, ये क्या एनिमल्स है, ये क्या बर्ड्स है, ये हमारे एक्सपीरियंस थे, हम उन एक्सपीरियंसेस को रिक्रिएट करना चाहते हैं वहाँ पर। नहीं, आपको केवल देखना है कि अंदर क्या है। और मैं एक बहुत बड़ा इंसिडेंट सुनाता हूँ आपको। बनस्थली में जो फ्रेस्को वर्कशॉप होती है तो उसमें एक वर्कशॉप हो रही थी और बाहर के काफ़ी आर्टिस्ट आए हुए थे और पेंटिंग वगैरह चल रहा था। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर थे जिनके वहाँ बनस्थली में यूनिवर्सिटी में मीटिंग थी, तो वो भी विजिट करने आए और आए, देखते, आधा देखा, बातचीत करते करते अरे क्या करते हैं ये लोग, कुछ समझ नहीं आता, ऐसे करते निकल गए। फिर वहाँ के विलेजर्स के यहाँ मैरिज थी एक, वो लोग घूमते हुए आए और वो बड़े खुश हुए, खूब समय तक देखते रहे कि क्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो विद्वान नहीं, अपने को आपको विद्वान की तरह मानते हुए नहीं आए थे, वो एक साधारण व्यक्ति की तरह आनंद लेने आए थे वहाँ। तो वहाँ देखा उन्होंने सब कुछ और उसको समझने की कोशिश की, उसको एंजॉय करने की कोशिश की। और इसीलिए मैं अपने वहाँ पर बनस्थली में एक गैलरी हमारे यहाँ थी कला मंदिर में, तो उस गैलरी में बच्चों की पेंटिंग्स में हमेशा एग्जिबिट करता था। क्यों? क्योंकि बच्चे कैसे स्पेस क्रिएट करते हैं, उनको तो पर्सपेक्टिव मालूम नहीं है, बट दे कैन क्रिएट स्पेस, स्टिल दे कैन क्रिएट स्पेस। हाउ? दैट इज इंटरेस्टिंग। तो वो जो क्रिएटिविटी है वो हमें समझनी है। पॉल क्ली, जॉन मीरो, दोनों आर्टिस्ट फिर से बच्चा बनना चाहते थे। वो इनोसेंसी, वो सरलता, वह सहजता, वह चीज उनके चित्रों में आ सके, ये कोशिश करते रहे। तो बच्चों की पेंटिंग से भी आप बहुत सीख सकते हैं। हमको हमेशा सीखना है, मैं आज भी सीख रहा हूँ। आप लोगों से बातचीत होगी, अभी चर्चा होगी, डिस्कशन होगा, उसमें भी बहुत कुछ स्टिमुलेशन होगा, मुझे सीखने को मिलेगा। तो ये जो एक वृत्ति है सीखने की, ये हमेशा चलती रहनी चाहिए। कभी भी आदमी जो है पूर्ण नहीं होता है। आइडियल जो हमारा है वो आइडियल हमेशा सरकता रहता है। तो यही एक ग्रोथ की पहचान है। ट्रेडिशन और मॉडर्न की जो एक कहना चाहिए कंट्रोवर्सी है, वो कंट्रोवर्सी खत्म हो सकती है। कैसे? भाई ट्रेडिशन के अंदर हमेशा आप देखिए कि
पानी कहीं अगर रुक जाता है तो वो गंदा हो जाएगा थोड़ी देर बाद, लेकिन जो सरिता है, नदी है, उसका प्रवाह चलता रहता है तो वो कभी गंदा नहीं होगा, उसमें प्योरिटी रहती है पानी की। उसी तरह ट्रेडिशन जो है वो भी जब तक हम उसको इनोवेट नहीं करेंगे, उसमें कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो ट्रेडिशन में लाइफ नहीं रहेगी। तो जो ट्रेडिशनल आर्ट है, मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, राजस्थान के जो इतना ट्रेडिशनल क्राफ्ट और आर्ट है, उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। बनस्थली में हमने एक सब्जेक्ट रखा था पोस्ट एमए डिप्लोमा के अंदर, प्रिंट मेकिंग भी रखा था, कंपोजिशन, क्रिएटिव पेंटिंग भी रखा था। तो एक रखा था जिसमें कि ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ इंडियन पेंटिंग। तो टेम्परा पेंटिंग का जो काम करने का तरीका है वो वाश पेंटिंग का तरीका है वो। तो जो भी ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं, क्राफ्ट की जो टेक्निक्स है, उन टेक्निक्स की जानकारी हमको हो, उन जानकारी को हम अपने ढंग से यूज करें। हमको उन ट्रेडिशंस को वैसे के वैसे ही रिपीट नहीं करना है कि भाई ये कांगड़ा है, ये साहब जयपुर कलम है, ये साहब नाथद्वारा कलम है, ये जोधपुर कलम है, ये कोटा कलम है। वो सब ठीक है, बहुत अच्छा काम है, और मिनिएचर आर्टिस्ट काम अच्छा नहीं कर रहे ऐसा नहीं है, वो भी ट्रेडिशनल उस स्किल को वो सब कर रहे हैं, लेकिन दे शुड कंट्रीब्यूट देमसेल्फ, दे शुड इनोवेट समथिंग, दे शुड रिक्रिएट समथिंग विच इज डिफरेंट, विच इज देयर ऑन इंडिविजुअलिटी उसमें शो हो। तो जब तक वो इंडिविजुअलिटी नहीं आपकी, आप अपने को पहचानिए, आप अपने को जानिए, आप अपने को समझिए, आपके अंदर बहुत कुछ है, आप किसी से कम नहीं है। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ये हमें होना चाहिए, और उस कॉन्फिडेंस से हमको अपने आप को समझना चाहिए। और जो सबसे बड़ी चीज है वो है नेचर। आप नेचर के प्रति सेंसिटिव बनिए, नेचर के लय को समझिए। नेचर के अंदर, मैं आपको बता रहा हूं कि एक बार मैं कहीं इधर उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में गया, जमुनोत्री की तरफ, जमुनोत्री गया था। तो वहां मैं गया था 1 वीक के लिए, मैं वहां महीने से ऊपर रहा, आने की इच्छा ही नहीं हो, और अकेला घूमता था नेचर में सब। तो नेचर इतनी रिच है, आप उसको ऑब्जर्व करिए, उसको एक्सपीरियंस करिए, उससे डायलॉग करिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा, और देन आपके फुल ऑफ एनर्जी, और आपकी जो क्रिएटिविटी है वो बाहर आएगी। और केवल नेचर की बात ही नहीं है, आप इन्वायरमेंट के प्रति, आप ह्यूमन बीइंग्स के प्रति, एनिमल्स के प्रति, बर्ड्स के प्रति, प्लांट्स के प्रति, ट्रीज के प्रति, सबके प्रति अगर आप सेंसिटिव हैं तो आपको इतना कुछ सीखने को, जानने को मिलेगा, और फिर वो जो आप क्रिएट करेंगे दैट विल बी फैंटास्टिक। सब कहेंगे वाह क्या बना है। तो आपको क्या है, अपने पे कॉन्फिडेंस रखना है, आपकी इंडिविजुअलिटी जो है, आपकी जो पोटेंशियलिटी है, आप अपने आप को जानिए, समझिए, अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करिए, स्ट्रॉन्ग विल पावर रखिए, आप हमेशा सफल होंगे, आगे से आगे बढ़ेंगे। और दूसरी बात कि आप हमेशा यही मत समझिए कि मुझे टीचर बनना है, मुझे कहीं नौकरी करनी है, लेकिन आप फ्रीलांस भी काम कर सकते हैं, और जो क्राफ्ट हैं उन क्राफ्ट से अपना तादाद स्थापित करिए। उन क्राफ्ट से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, और उन क्राफ्ट्समैन के साथ मिलकर बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और वो फाइनेंशियली भी आपको मदद कर सकता है। तो इस तरह से आप एक अपना रिसोर्स डेवलप कर सकते हैं, जिससे कि आपको पेंटिंग पर ही डिपेंड नहीं रहना पड़े। नहीं तो वो होता है ना कि भाई ये पेंटिंग तो बहुत बिकती है तो ऐसे ये सब बनाए जा रहे हैं, तो वो सब चीजें होंगी, लेकिन आपको अपने पर कॉन्फिडेंस रखना है, आपको सेंसिटिव होना है, आपको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना है, और आपको रिसेप्टिव होना है। ये जो दुनिया है, ये संसार जो है, इसमें बहुत कुछ है, पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री हमारे सामने है, हम जिसको जब चाहें स्टडी कर सकते हैं, समझ सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उससे सीख सकते हैं। और लेकिन हमें इमिटेट नहीं करना है, हमें खुद का क्रिएट करना है। इंडिविजुअलिटी जो हमारी है, हमारी जो पर्सनैलिटी है, दैट शुड रिफ्लेक्ट इन योर वर्क ऑफ आर्ट। मैंने काफ़ी चर्चा की है। कितने तो अभी आप जो प्रश्न करना चाहें
वो प्रश्न कर सकते हैं। तो उससे और भी इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें होंगी जो कि आप जानना चाहते हैं या समझना चाहते हैं। तो प्रश्न आप करें। सब जाने पहचाने नाम दिखाई दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और हाँ, अभी इन्होंने प्रश्न किया है कि कोरोना काल में कला शिक्षा के तौर तरीके बदलने पर कुछ विचार। तो देखिए, अभी तो जिस तरह से हम ऑनलाइन चर्चा कर रहे हैं, इस तरह से ऑनलाइन चर्चा तो कर ही सकते हैं और अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो काम करें घर पर रहकर। देखिए, स्टडी करने में कोई दिक्कत नहीं है, घर में रहकर भी जो भी इन्वायरमेंट जिसके अंदर वो रह रहे हैं उसमें बहुत कुछ है जिसको स्टडी कर सकते हैं। इंटीरियर बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं हर एक घर के इंटीरियर्स, तो वो स्टडी करें। फिर थ्योरी की जानकारी करें, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो कि हमको कंप्यूटर से मिल सकती है, ऑनलाइन मिल सकती है, और म्यूज़ियम्स हैं, आर्ट गैलरीज हैं, वो सब उसमें एक्टिविटी उनकी चलती रहती हैं। तो उन एक्टिविटीज़ को देखें, उससे अपनी वो समझ बढ़ाएं। तो ये सब हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि वो हमेशा क्रिएट करते रहें और वो फिर आपसे ऑनलाइन गाइडेंस भी ले सकते हैं। हाँ, एक ये पूछ रहे हैं राहुल दत्त, मुझे अपनी स्टाइल बनाने में थोड़ा सहयोग करें। देखिए, आप इसके लिए एफर्ट्स नहीं करें, ये ऑटोमेटिकली होगा। आपका जब एक सिस्टम डेवलप हो जाएगा, अभी क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं और वो जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंसेस होते हैं उनका रिफ्लेक्शन हमारे काम में आने लगता है। लेकिन जब हम इंडिविजुअली अपने ढंग से चीज़ों को देखना शुरू करेंगे, समझना शुरू करेंगे, स्टडी करना शुरू करेंगे, तब क्या होगा कि तब हम एक दृष्टि हमारी डेवलप हो जाएगी और उस दृष्टि से हम काम करेंगे, एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका एक काम करने का तरीका बन जाएगा। और आप क्यों स्टाइल बनना चाहते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जब वहाँ बड़ौदा था तो पिकॉक पेंट किया मैंने, केवल पिकॉक 2 साल तक, ग्राफिक्स में एचिंग उसमें किया, लिथोग्राफी की, स्क्रीन सब पिकॉक। बस फाइनल ईयर में जब मैं था तब कुछ टाइम मैंने उस समय ये बीटल्स वगैरह, पॉप म्यूज़िक वगैरह बहुत पॉपुलर थे और दिल्ली में काफ़ी जाता था, तो वहाँ कर्नाट प्लेस में उस तरह के ड्रेसेस, कपड़े पहने, हिप्पीज़ वगैरह और ये सब दिखते थे। तो उनको लेकर मैंने समर वेकेशन में कुछ 3 बाई 4 फीट के कैनवासेस पेंट किए। उसके बाद मैंने मेले सीरीज़ की बनाए, मैंने राजस्थान के बहुत मेले अटेंड किए और ये जो पीछे आप देख रहे हैं इस तरह का बहुत काम किया। और ये सब करते करते फिर मैं एकदम, आप देखेंगे कि मैं एब्स्ट्रैक्शन तक चले गया। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट और म्यूज़िक पर भी मैंने बीच में कुछ टाइम काम किया था ग्रेजुएशन के टाइम, तो वो एक उस तरह का काम का सिलसिला चला। तो सब्जेक्ट बदले तो मीडियम बदला। फ्रेस्को किया तो फ्रेस्को के अंदर मेरा जो काम है वो एकदम डिफरेंट है, क्योंकि वो टेक्निक जो है उसकी अपनी पोटेंशियलिटी है, उसके अकॉर्डिंगली आप उससे डायलॉग करते हो और उसके हिसाब से काम करते हो। फिर मेले सीरीज़ का किया, फिर मैंने ड्राइंग्स की और वो जो ड्राइंग्स हैं वो भी एकदम डिफरेंट है। तो आप ब्लैक एंड वाइट में किया बहुत काम, और 4 बाई 6 फीट के कैनवासेस पे ड्राइंग की क्रॉकल पेन से। फिर उसके साथ ब्रश स्ट्रोक्स एक्रेलिक के या ऑयल के लगाए, और उनके साथ देखिए बोल्ड और लीनियर, इन दोनों चीज़ों से एक्सपेरिमेंटेशन किया, तो वो एक पूरी सीरीज़ हुई। मेटल से मैंने काम किया। अभी फेसबुक पे आप ऑनलाइन मेरे उस पे जाएंगे तो आपको वो सारा काम जो कि मैंने अभी 10-15 दिन में काफ़ी एग्जिबिट भी किया फेसबुक पे, तो आप देखेंगे कि वो जो मेटल का काम था वो एक डिफरेंट टाइप का, क्योंकि मेटल जो रिसाइकल किया हुआ मेटल, तो छोटे छोटे टुकड़े उपड़े उन सबको जोड़ जाड़ के सब किया। इसी तरह ग्लास के टूटे हुए वेस्ट जो हैं उनसे मैंने म्यूरल्स किए।
सैंड कास्टिंग से मैंने किया, पीवीसी पाइप से किया। तो ऐसे ही अलग अलग मटेरियल मीडियम को आप जब लेंगे तो उस तरह के काम डिफरेंट होगा। तो वाटर कलर करता हूँ तो वो एक अलग तरह का काम है। कोलाजेस मैंने किए, बहुत बड़े बड़े ये आपका पार्टीशन तैयार किया है जो कि 6x10 फीट का है, दोनों साइड में है, उसके 5 पार्ट हैं। इसी तरह कोलाज में स्कल्पचर्स किए, मेटल में स्कल्पचर्स किए तो कोलाज में भी स्कल्पचर्स किए। तो ये जो मीडियम आप चेंज करेंगे तो वो चीज़ें उस तरह से डेवलप होंगी। तो आप स्टाइल के पीछे मत भागे, आप तो काम करिए, स्टाइल वगैरह सब ऑटोमेटिकली बनेगी, स्पॉन्टेनियसली अपने आप आएगी। इसके लिए हम एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है, काम करिए, बस खूब जम के काम करिए, ईमानदारी से करिए, कॉन्फिडेंस के साथ करिए, और दृष्टि हमेशा खुला रखिए, मतलब दरवाजे खिड़की हमेशा अपने खुले रखिए, हवा फ्रेश एयर आने दीजिए। तो आप जो भी कुछ देखेंगे, ऑनलाइन इतनी चीज़ें अवेलेबल है, रोज़ देखिए, खूब एंजॉय करिए उन सब चीज़ों को, और उससे आपकी जो वोकैबुलरी बढ़ेगी और आप जो काम करेंगे उसके अंदर स्ट्रेंथ आएगी, ऑटोमेटिकली एक रास्ता मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट, एक स्टाइल बनाकर सांचाबद्ध होना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने अभी कही यही रहा हूं कि आप क्यों ऐसा बनना चाहते हैं, फ्री रहिए। आप पूछेंगे सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट आपको किस सरफेस पर लगा? देखिए, हर एक सरफेस का एक अलग मज़ा है। अभी मैं जो इस समय लेटेस्ट जो कैनवास कर रहा हूँ, अभी जो कोरोना काल के समय मैंने जो काम किया है वो एकदम डिफरेंट है। जब अभी मैंने उसको एग्जिबिट नहीं किया कहीं, तो आप वो जब करूँगा तो आप देखोगे कि वो एकदम डिफरेंट है पहले से। तो ये काम जो है उसका एक मज़ा है। मैं क्यों काम कर रहा हूँ? मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए, मेरे एंजॉयमेंट के लिए, मेरे प्लेजर के लिए। और उससे ये नहीं कि मैं दूसरा उसका आनंद ले, वो भी आनंद लेगा, ऑटोमेटिकली लेगा, क्योंकि मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। हाँ, श्याम बिहारी जी नमस्कार। ऐसा है, देखिए, एक बात मैं वो भी कहना चाहता था कि स्वस्थ रहना जरूरी है। अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो स्वस्थ रहने के लिए जो भी कुछ करना है वो करिए, प्राणायाम करिए, योग करिए, अपने खाने पे कंट्रोल करिए, सुबह शाम घूमिए। अगर बाहर अभी जाना नहीं हो रहा है तो छत पे घूमिए, घर में घूमिए, गैलरी में घूमिए। तो वो तो बहुत आवश्यक है, वो उसके बिना काम नहीं कर सकते। अभी भी मैंने ये जो पेंटिंग बनाई है 6x9 फीट की, सुबह 9 बजे शुरू की थी, रात को 11 बजे ख़त्म की। हाँ, आप कह रहे हैं कि ह्यूमन एनाटॉमी कैसे परफेक्ट करें? वो तो स्टडी से होगी भाई, स्टडी और एक्सरसाइज से। आप स्टडी करिए, खूब स्केचेस करिए, खूब ड्राइंग करिए, उसको समझने की कोशिश करिए, सिंप्लीफाई करके करिए, समझ जाएंगे। और कंपेयर करिए एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स में क्या सिमिलरिटीज़ हैं, बर्ड्स में क्या सिमिलरिटीज़ हैं, ह्यूमन और एनिमल्स की एनाटॉमी में क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंस है, वो सब समझेंगे तो आप कर सकते हैं। तो आपको स्टडी और एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। हाँ, आप पूछ रहे हैं कि कैलीग्राफी में कोई स्कोप है क्या? कैलीग्राफी में क्यों नहीं स्कोप, खूब स्कोप है। और कैलीग्राफी तो इस तरह से की जा सकती है कि वो पेंटिंग लगे। चाइनीज़ और जापानीज़ जो है कैलीग्राफी, वो तो पेंटिंग की तरह ही होती है। और अपनी इंडियन जो ट्रेडिशनल जो स्क्रिप्ट थी संस्कृत वगैरह की, वो भी उसी तरह से होता था, वैसे ही इंजॉय करते थे लोग। तो उसमें भी काफ़ी स्कोप है। जो भी काम करें परफेक्ट करें। आप पूछ रहे हैं कि कला टीचर के लिए क्वालिफिकेशन जरूरी है या उसका अनुभव? उसके लिए जरूरी है इच्छा शक्ति।
कि हमें करना है, अच्छा टीचर बनना है, ये इच्छा शक्ति होनी चाहिए, विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए और उसके लिए एफर्ट्स करना चाहिए। अगर आपको अनुभव नहीं है तो अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। आपको किसी चीज़ की जानकारी नहीं है तो जानकारी की जा सकती है, स्टडी की जा सकती है, एक्सरसाइज की जा सकती है और अपने को परफेक्ट बनाया जा सकता है। आपका क्या सवाल रह गया अमित यादव? अपनी स्टाइल डेवलप के चक्कर में अमूर्त चित्रकार एडिक्ट हो रहे हैं। देखिए, मैंने बताया ना कि पानी जब रुक जाता है तो सड़ जाता है, तो इसलिए उसमें हमेशा ग्रोथ ज़रूरी है, फ्लो ज़रूरी है, उसमें एडिशन एंड इनोवेशन ज़रूरी है। देखिए, आपने वाटर कलर के पेपर के लिए पूछा है कि 300 जीएसएम का अच्छा रहेगा नहीं रहेगा। देखिए, एक मैं आपको बात बताऊं कि जो भी कुछ है वो करके देखिए, एक्सपेरिमेंट करके देखिए। हर एक का इंडिविजुअल करने का जो तरीका होता है, ऑब्जर्वेशन करने का और प्रेजेंटेशन करने का, ब्रश के हैंडलिंग का, उस पर सब डिपेंड करता है। तो आप छोटी छोटी एक्सरसाइज करके आप उस पेपर को देखिए कि वो आपको जो आप जिससे से काम करना चाहते हैं उसको वो सूट करता है कि नहीं। तो वैसे तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं इस पेपर में। तो अच्छा लगा आप सबसे चर्चा कर कर। मेरा कहना यही है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर रखिए और इच्छा शक्ति जो आपकी है वो अगर होगी तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। खूब काम करिए और अपने काम में आनंद लीजिए। सीखने की वृत्ति हमेशा रखिए। आपको हमेशा सीखने की प्रक्रिया कभी ख़त्म नहीं होती जीवन में। हम आज भी सीख रहे हैं और सीखते रहेंगे। तो अगर आपका ये स्वभाव रहेगा तो आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। काम करिए खूब और उसका आनंद लीजिए। प्रकृति से सदा संपर्क रखिए, उससे डायलॉग करिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। नमस्कार। हाँ देवेंद्र कुमार, आप पूछ रहे हैं कि भाई बीए में ड्राइंग नहीं थी और बीएड एमएड किया हुआ है। देखिए, मेन चीज़ ये है कि आपने अभी कितना प्रैक्टिकल काम किया है। और अगर आपने खूब काम किया है देवेंद्र कुमार और अच्छा काम किया है तो आपका अभी भी वहाँ आप जा सकते हैं। आपको का वहाँ पर अपॉइंटमेंट हो सकता है। आप कोशिश करके देखिए, अपने काम के साथ जाइए। देखिए, बनस्थली, अभी मैं बनस्थली में नहीं हूँ, तो बनस्थली की जानकारी तो आपको बनस्थली से लेनी होगी और वो आपको नेट पर मिल सकती है। मैं भी इस तरह के प्रोग्राम करता हूँ, तो उसकी जानकारी आप मुझसे ले सकते हैं। रश्मि, आप पूछ रही हैं कि मेरी बेटी का ड्राइंग अच्छा कैसे करें। बेटी कितनी बड़ी है? अगर आप बेटी को खूब काम करने दीजिए, खूब अच्छे
चित्रों को दिखाइए, म्यूज़ियम दिखाइए, नेचर में विजिट कराइए। आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं, आमेर है, गलता है, जल महल है, ये सभी जो अपने यहाँ पर है इतनी सुंदर सुंदर जगह वो दिखाइए और उसको फ्रीली काम करने दीजिए। आप उसको मटेरियल्स अच्छे उपलब्ध कराइए। श्याम बिहारी जी नमस्कार, अच्छा लगा आप भी आनंद ले रहे हैं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और बाहर से अंदर हैं तो अंदर से अपने अंदर को भी पहचानें और खूब काम करें, खूब एंजॉय करें। वो तुम्हारा फोन कहाँ गया? भाई आप कह रहे हैं अमूर्त चित्त का एक जैसा काम कर रहे हैं, वे सभी एडिक्ट हैं, वो हैं तो उनको करने दीजिए। आप तो खूब अपना अच्छा काम करिए, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा काम करिए, लेकिन वो काम आपका अपना होना चाहिए जिसमें कि आपका रिफ्लेक्शन हो आपकी पर्सनैलिटी का। ये KVS की क्वालिफिकेशन के बाद में तो आप लेटेस्ट जो उनकी इंफॉर्मेशन है वो लेकर करें काम तो ठीक रहेगा। देखिए, क्वालिफिकेशन के बारे में आप जो लेटेस्ट उनकी इंफॉर्मेशन है वो मालूम करें और उसके हिसाब से अपना निर्णय लें। चलिए नमस्कार, अब ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।